सो फटाफट हम रिवाइज करेंगे कि कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हाँ। सो फार्मिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस में हमने मेनली देखा था कि कौन होता है क्वालिफाइड फार्मर। तो कौन होता है क्वालिफाइड फार्मर, बताइए फटाफट बताइए जल्दी। उनकी ग्रॉस इनकम 2/3 हो। 2/3 सिक्सटी सिक्स हु पॉइंट इज सिक्स क्वालिफाइड सेवन फार्मर, जिसकी इनकम मिनिमम 66.67% किस कहाँ से आती हो, फार्मिंग फार्मिंग इनकम। इनकम। और फार्मिंग इनकम में क्या आता है, सारा कुछ जो भी फार्म रिलेटेड है वो सब फार्म इनकम में आता है। लाइक फार्म इनकम, फार्म रेंटल, फार्म फार्म से जुड़ा हुआ कोई भी डिविडेंड मिला, फार्म से जुड़ा हुआ कोई भी स्कीम का क्रेडिट का पैसा मिला, जो भी मिला दैट इज कंसिडर्ड फार्म इनकम। ठीक है। सो इफ यू आर मिनिमम 2/3 इज फ्रॉम फार्मिंग इनकम देन यू आर क्वालिफाइड फार्मर। अगर आप क्वालिफाइड फार्मर हो तो आपको जनरल रूल ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट नहीं करना है, आपको स्पेशल रूल्स दिए गए हैं। स्पेशल रूल क्या है कि लाइक वो हम देखेंगे कि इफ़ योर टोटल टैक्स है वो 66.67% आपका विदोल्ड हो चुका है, 66.67% आपका विदोल्ड हो चुका है ऑफ टोटल टैक्स, तो आपको एस्टिमेटेड टैक्स नहीं भरना है। या तो 100% ऑफ प्रीवियस ईयर, ये 66% ऑफ करंट ईयर है कि इस साल का 66% आपका विदोल्ड हो चुका है, या तो 100% ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आपको एस्टिमेटेड टैक्स भरना नहीं है। अगर ये नहीं हुआ है तो आपको एस्टिमेटेड टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। और वो नॉर्मल प्रोविजंस क्या कहते हैं कि आपको एस्टिमेटेड टैक्स का पेमेंट बाय January 15 कर देना पड़ता है, बाय January 15। और आपका रिटर्न, या फिर नहीं, आपको January 15 तक भर ही देना है एस्टिमेटेड टैक्स, और April 15 तक आपको उसके बाद रिटर्न भर देना है। या तो रिटर्न भी भर दीजिए और टैक्स भी भर दीजिए पूरा मार्च फर्स्ट को दैट इज ऑल्सो कंसिडर। मतलब दो ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। या तो March 1 को रिटर्न और टैक्स दोनों भर दीजिए, या January 15 को सिर्फ टैक्स भर दीजिए और अप्रैल तक पूरा टैक्स भर देना, जो भी बाकी बचा कुचा होगा, और रिटर्न भी भर देना। ठीक है, ये दो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। फिर हमने पढ़ा था एस्टिमेटेड टैक्स वाला हो गया, क्वालिफाइड फार्मर किसको बोलते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि एस्टिमेटेड टैक्स के साथ साथ अगर कोई दूसरा टैक्स यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स करके कोई चीज़ होती है, उसको हम डीप डाइव में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो कि एस्टिमेट टैक्स के साथ साथ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी आपको भरना पड़ता है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यू ऑल्सो हैव टू पे अलॉन्ग विथ एस्टिमेटेड टैक्स। वो क्या है वो हम कभी लेक्चर में समझेंगे, अभी जाने दो। लेकिन आपको याद रखना है कि एस्टिमेटेड टैक्स के साथ साथ AMT भरना पड़ता है। AMT इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। फिर हमने देखा था क्या क्या इनकम ऐड हो गई, वो तो बता ही दिया। फार्मिंग इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम फार्म, फिर डिविडेंड इनकम फार्म रिलेटेड, क्रेडिट्स फार्म रिलेटेड, कुछ और भी इनकम फार्मिंग रिलेटेड आपको दे दिया होगा क्वेश्चन में कि दिस इज रिलेटेड टू फार्म। तो वो सारी इनकम आपकी आती है फार्मिंग इनकम में, बाकी की नहीं आती। सिंपल। जो इनकम हो गया उसके बाद एक्सपेंस भी लगेगा कि कौन कौन से एक्सपेंस हमें डिडक्ट करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था माइलेज रेट। माइलेज रेट का क्या था रेट, 65.5 सेंट पर माइल। उसके हिसाब से आप देख सकते हो, या तो एक्चुअल कॉस्ट ले सकते हो। मील्स कितने मिलेंगे आपको, 50%। उसके बाद हमने देखा था, बोला था कि आप 225 पब्लिकेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं उसी में से पढ़ाता हूँ। दिस इज डॉक्यूमेंट इशूड बाय IRS, मतलब जो वहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटी है। एग्जाम्पल्स वगैरह देखा था कि पर्सनल एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं मिलेंगे आपको, बिजनेस एक्सपेंसेस के मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस देखा था हमने, 1/3 टू 2/3 यूज़। फिर हो गया, हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग कैश मेथड, और आपने एडवांस में किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया एक्सपेंस का, तो आपको पूरे का पूरा एक्सपेंस बाद लाइक डिडक्ट करने को नहीं मिलेगा। यू आर ओनली अलाउड टू टेक 50% ऑफ अदर फार्म एक्सपेंसेस। ये एग्जांपल देखा था हमने कल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको समझ आएगा। दिस इज ओनली रिवीजन। आगे आगे रहियो ना, तो पीछे रहियो। आगे क्या था, आगे क्या था, वो तो हमने समझा दिया था। ठीक है, वो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का हमने पढ़ा था। सेम वही था कि अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो आपको साल 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 में उसको अलोकेट करना है, और फिर उसको उस हिसाब से आप इस साल जितना बनता है उतना आपको लेना है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, देख लेना। फटाफट हमने 5 मिनट में पिछले 30 मिनट का रिवाइज कर लिया। अभी आगे ऐसे आपको भी रिवाइज करना है। ठीक है, आगे चलो, आगे हम समझते हैं
कि द रिसिप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो भी एग्रीकल्चर इनकम, सपोज समझ लो कि मैं फार्मर हूँ। मैं कौन हूँ? फार्मर। मैं फार्मर हूँ, मैं अपनी फार्म में खेती करता हूँ। तो मैं जो भी इनकम कमा रहा हूँ उसको कौन सी इनकम बोलेंगे? फार्म इनकम। फार्म। एंड फार्म इनकम इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। फार्म इनकम को कैसे इनकम गिना जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में भी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर उसी का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। हमने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर से पढ़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम गिना जाता है फार्म। अगर मैं फार्मर हूँ, मैं अपनी जमीन पे खेती या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे, क्योंकि कौन विड्रॉल करेगा भाई? अगर मैं खुद की जमीन पे भी करता हूँ या भाड़े की जमीन पे भी करता हूँ, लेकिन इफ आई एम डूइंग फार्मिंग एक्टिविटी, तो उसको बोला जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लगेगा। वो टैक्स कैसे होता है वो हम समझेंगे, लाइक प्राइस ऑफ कुछ होता है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और उस पर कितना टैक्स लगता है। हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया? आगे क्या लिखा है कि फार्मर शुड इंक्लूड ऑल इनकम इन ग्रॉस इनकम। उसको क्या ऐड करना पड़ेगा? सारी इनकम, लेकिन जो कैपिटल गेन वाली इनकम होती है। अच्छा, फार्मर इफ फार्मर इज अर्निंग समथिंग, तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा? वो शेड्यूल एफ ऑफ 1040। बिकॉज ये कोई बिजनेस तो है नहीं। अगर नॉर्मल फार्मर बिजनेस कर रहा है तो उसको तो 1040 में ही जाएगा इनकम, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है आपकी, तो आपको 1040 फॉर्म फाइल करना होता है, विच इज पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब आपको वो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में बताना पड़ेगा शेड्यूल एफ में। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम है, मतलब आप समझ लो इक्विपमेंट खरीदा था, इक्विपमेंट बेच दिया, सो कैपिटल गेन लगेगा। आपने कुछ लैंड बेच दी, कैपिटल गेन लगेगा। तो वो आपकी ग्रॉस इनकम नहीं गिना जाता, दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन। और जो ग्रॉस इनकम होती है वो शेड्यूल एफ में रिपोर्ट होती है, और जो कैपिटल गेन होता है वो फॉर्म 4797 में रिपोर्ट होता है। क्लियर? तो सारी इनकम आपकी शेड्यूल एफ में रिपोर्ट होगी, लेकिन कैपिटल गेन वाली है वो आपकी होगी 4797 में। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? एक एग्जांपल। सपोज आपने लाइक समझ लो कि 20 बकरियां खरीदी। क्या खरीदी? 20 बकरियां, यानी 20 गोट। यू हैव परचेज 20 गोट्स फॉर रिसेल। किस पर्पस के लिए खरीदा आपने? फॉर, मतलब इसको बाद में आपको बेचना ही है, बेचने के लिए ही खरीदा। तो बोल सकते हो जैसे नॉर्मल बिजनेस में होता है कि कुछ माल खरीदा बेचने के लिए, सो दैट इज कंसिडर्ड ऑर्डिनरी इनकम, राइट? सो 20 बकरियां आपने बेची रीसेल के लिए, वो आपने परचेस किया था, समझ लो 20 बकरियां कितने डॉलर में? $100 में, तो 2000 हो गया। और आपने उसको सेल किया $2500 में, तो आपका ग्रॉस इनकम कितना माना जाएगा? 2500। अच्छा, हमने ग्रॉस इनकम पढ़ा हुआ है लेकिन फिर से पढ़ा देता हूँ मैं। ग्रॉस इनकम मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। उसका मतलब 500। हाँ, 2500 माइनस 2000, उसका COGS भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 2500 में से 2000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 500। सो 500 इज अ ग्रॉस इनकम। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपने समझ लो साथ ही साथ 20 बकरियां और खरीदी थी, लेकिन रीसेल के लिए नहीं। ग्रॉस इनकम मीन ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो 500 तो प्रॉफिट नहीं हुआ, ग्रॉस अपना ग्रॉस प्रॉफिट ही हुआ ना, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, ग्रॉस इनकम मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस इनकम मीन्स टोटल रेवेन्यू। नो, ग्रॉस इनकम मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू मीन्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। ये जो 2500 है उसको बोलेंगे हम प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, या तो रिसीट फ्रॉम सेल। ये 2000 को बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS ही बोला जाएगा। और ग्रॉस इनकम किसको बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को। और GP कैसे कैलकुलेट होता है? ये प्रोसीड्स माइनस COGS, आपका आ जाएगा ग्रॉस इनकम। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ये याद रखो आप, ठीक है? ग्रॉस इनकम किसको बोला जाता है? GP, ग्रॉस प्रॉफिट को। तो 500 हो गया। पहली बार। कोई बात नहीं, पहली बार सुन लिया, आज समझ में आ गया, ग्रेट। अभी समझ लो 20 और बकरियां खरीदी, लेकिन ब्रीडिंग के लिए, उसको हम बेचने के लिए नहीं लाए थे, अपने खेत के लिए लाए थे।
इन्वेस्टमेंट या तो फिर समझ लो कि Asset. उसका जो लिंडी होगा उससे खातर वातर बनेगा, मतलब उसका जो वेस्ट होगा उससे, या फिर उससे हम तादाद बढ़ाएंगे, बकरियां पैदा करेंगे एक दूसरे के साथ वो करके। समझ लो ये 20 गोट का हो गया आपका। Fixed asset. अगर 20 गोट आपने खरीदी थी सेम प्राइस $2000 में, और इसको आपका 20 बकरियों की जगह पे अभी आपका हो गया है 40 बकरियां। कितनी हो गई? 40। और ये 40 बकरियां आपने सेल कर दी, क्या कर दी? बेच दी। और ये आपने बेचा 120 पर बकरी, यानी हो गया 4800। कितने में बेचा आपने? 4800. अभी ये आपने 4800 में बेचा, तो ऐसे ही तो बिक नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा बेचने के लिए, किसी को कमीशन देना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, वो आपका कॉस्ट हो गया 800। तो आपने बकरी बेची कितनी फाइनल? 4000 में। इसकी कॉस्ट क्या थी? 2000। 2000. हमें तो ये बकरियां 2000 में ही पड़ी, तो इसकी कॉस्ट थी 2000। तो हमें गेन कितना हुआ? चार्जेस कुछ लिया ना कुछ बेचने में आप वो तो 800 बोले ना, तो 2000 का प्रॉफिट हुआ ना. 2000 प्रॉफिट हुआ। हम्म. दिस इज गेन। क्यों? क्योंकि हम बेचने के लिए नहीं लाए थे। तो ये हमारी ग्रॉस इनकम में आएगा, शेड्यूल एफ में आएगा क्या? 2000 नहीं, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन. फॉर्म 4797 में। ये है फार्मिंग इनकम ही, इसको फार्मिंग इनकम ही बोला जाता है, ये ग्रॉस इनकम ही है हमारी। लेकिन ये शेड्यूल एफ में नहीं जाएगा, ये जाएगा 4797 में। इट इज फार्मिंग इनकम ओनली। ऐसा मत समझना कि ये फार्मिंग इनकम नहीं है, ग्रॉस इनकम में ये ऐड नहीं होती, होती है, और इसको लेकिन ये शेड्यूल एफ में नहीं जाएगा, ये जाएगा कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में। अच्छा, मैं एक यहाँ पे और एक ट्विस्ट लाना चाहता हूँ कि ये जो 20 की 40 बकरियां हुई, वैसे तो नहीं हो गई होगी, वैसे ही उसको हमने कुछ खाना खिलाया होगा, कुछ देखभाल की होगी, उसका कॉस्ट बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा पता है? वो एक्सपेंस आपका जिस साल आपका जो भी खर्चा हुआ होगा ना, उस साल आपको वो डिडक्शन मिल गया होगा कि इतना खर्चा हुआ फीडिंग के लिए, लाइक फीडिंग, वो और सब। ये जैसे कि एक लड़का रखा गोवालिया, तो ये सब करवा देता. हाँ, तो वो तो आप रेगुलर सैलरी उसका काट लो बिजनेस उसको में से। हम 1099 दे दे. हाँ, तो भले ही दो 1099 कहाँ होना है, वो खर्चा तो डाल सकते हैं ना तो अपन. खर्चा डालो, लेकिन ये आपकी वो बकरियों की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कैपिटल गेन गिनते समय आपको वो बाद नहीं मिलेगा, वो आप कैसे नहीं होगा? होना तो चाहिए ही ना. क्यों? अभी दो गोवाड़िया रखा आपने तो ये सिर्फ 20 गोवा बकरियों, यही काम करता है. ये सिर्फ 20 बकरियों। 20 बकरियों का ही तो काम बाकी करता की है जो 1 घंटे का. बाकी 1 की घंटे का 1099 हमें दे देते हैं $9. बाकी की जो रिसेल के लिए बकरियां लाई, उसके लिए दूसरा गोवाड़िया रखा है। नहीं. सारी बकरियों के लिए एक ही गोवाड़िया है। हाँ. प्रैक्टिकली बात करें तो वो तो दोनों को चराता है। ये 20 जो रिसेल के लिए लाए वो, और ये 20 जिसको अपने के लिए लाए वो, दोनों को चराता है वो तो। और वो चली जाए. कौन चली जाए? पहले 20 लकड़ी 20 बकरी बेच दी, बेच बची सिर्फ हमारी। हमारी बची. 2 महीने जो काम किया गोवालिया ने, फिर वो भी बेच दी. हाँ, तो वो 2 महीने का 1099 दिए तो वो उसमें माइनस होना चाहिए. नहीं, वो ऐड नहीं होना चाहिए। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो भी आपने फीड वगैरह लाया, जो भी आपने बकरी है तो आप बकरी से दूध भी निकाला होगा, कुछ किया होगा कामकाज उस पे, तो वो जो बकरियां बेची उसमें से जो इनकम आई होगी वो आपने कंसिडर किया शेड्यूल एफ इनकम। तो बकरियों से जो भी फायदा मिला होगा उसको आपने कंसिडर किया शेड्यूल एफ इनकम। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस भी है उसको रेयरिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं? REARING, रेयरिंग ऑफ कैटल, मतलब कैटल को उछेरने के लिए, उसको जतन के लिए। तो वो एक्सपेंसेस कैपिटल गेन के समय बाद नहीं मिलता आपको, वो आप जब भी हुआ उस साल में ले लेना, वो आपका वो ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाएगा शेड्यूल एफ में। खर्चा मिलेगा लेकिन शेड्यूल एफ में, कैपिटल गेन के टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया भाई? इतना एग्जाम्पल, आगे बढ़ जाते हैं चलो फटाफट। सो हमने डिस्कस किया क्या ग्रॉस इनकम में जाएगा। अगर आपने वैसे ही अगर गाय लाए हो, गाय बेचा है, सिमिलर एग्जांपल क्या लिखा है देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रेयरिंग कैटल, मतलब कैटल को बड़ा करने के लिए जो भी खर्चा किया वो आपका कैटल का बेसिस इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब कैटल का कॉस्ट नहीं गिना जाएगा, दैट वो आपको एडजस्ट करना है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में, मतलब आप वो एक्सपेंस बाद ले लेना शेड्यूल एफ में, इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कैपिटल एसेट बेचा तो कहाँ जाएगा वो? 4797 में, शेड्यूल एफ में जाएगा नहीं। ओके, अभी एक चीज़ होता है फार्मिंग में कि
उसको बोला जाता है फार्म इनकम एवरेजिंग। क्या बोला जाता है? फार्म इनकम एवरेज। समझ लो कि अभी साल चल रहा है 2024, चल ही रहा है, समझ क्या लो, 2023 भी होगा, कभी 22 भी रहा होगा और 21 भी रहा होगा। 21 में समझ लो, हम देखो, हम तो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गिना जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये फार्मिंग की इनकम जो है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और फार्मिंग कर रहा हूँ, अगर समझ लो मैंने फार्मिंग के लिए एक एस कॉर्पोरेशन बनाया, उसमें मैं पूरा धंधा करता हूँ, तो क्या वो एस कॉर्पोरेशन को फार्मिंग बोला जाएगा क्या? हाँ, बोला जाएगा। उसके लिए किया वो फार्म इनकम ही है एस कॉर्पोरेशन का। पार्टनरशिप भी हो सकती है, वैसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं ना, तो वो फार्म इन लाइक पार्टनरशिप को, या तो फिर एस कॉर्पोरेशन को, या तो सी कॉर्पोरेशन को, का तो एस्टेट को, या तो ट्रस्ट को नहीं मिलते। उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब कभी भी कोई भी बेनिफिट्स ये कॉर्पोरेशन वगैरह को नहीं मिलेंगे, लेकिन पार्टनर को मिलेंगे, शेयर होल्डर जैसे को वो मिलेंगे। ईआरटीसी की जो क्रेडिट है, ईवी की जो क्रेडिट है, बिजनेस के नाम पे भी लेते हैं जो क्रेडिट, उसमें भी वो क्रेडिट हमें पास थ्रू होके पर्सनल में ही जाती है। भाई वही बात है, कोई भी वो डोनेशन है। ईवी का तो लेकिन अभी अभी वो जाने दो, क्योंकि आपको जो पता है वो ये व्यूअर्स को नहीं पता है। तो अगर आप वो सब डिस्कस करने बैठोगे तो इट विल गोइंग टू मेक अ लार्ज वीडियो एंड दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द व्यूअर्स यस जो ये यस। पहली बार देख रहे हैं। वी विल हैव अ लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन एट द एंड यस ऑफ यस। ऑल द लेक्चर्स, ये है तो ये है, ये है तो ये है। समझ लो 21 में टैक्स था 10%, 22 में टैक्स था 12%, और 23 में टैक्स है 15%, और 24 में ऑब्वियसली बढ़ के हो गया 17%। तो 24 में मेरी जो इनकम होगी उस पर टैक्स कितना लगेगा? लेकिन लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है कि आप कम टैक्स पे करो बिकॉज आप फार्मर हो। तो ये जो 3 साल का टैक्स है उसका आप एवरेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एवरेज। एवरेज कैसे किया जाता है? 15 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा आपका 12.33%। तो आपको कौन से टैक्स भरना पड़ेगा? 12%। एक्चुअल में कितना था 24 में? 17%। तो इसको बोलते हैं फार्म इनकम एवरेजिंग। आपको कम टैक्स भरना आएगा, या बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज शेड्यूल जे। आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? शेड्यूल जे। आपको शेड्यूल जे भरना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा रिटर्न में कि हमने फार्म इनकम एवरेजिंग किया हुआ है। समझे? वो था शेड्यूल जे। समझ में आ गया? किसको ये बेनिफिट मिल सकता है? इंडिविजुअल को, पार्टनर को मिल सकता है पार्टनरशिप में अगर वो है। अगर समझ लो कोई पार्टनरशिप फार्मिंग का काम कर रही है, तो वो फार्मिंग इनकम ही कही जाएगी। मतलब जो प्रॉफिट अभी वो क्या होगा? पास थ्रू होगा। सेम वे एस कॉर्पोरेशन में भी वो प्रॉफिट क्या होगा? पास थ्रू होगा। पास थ्रू होके जो इंडिविजुअल है शेयर होल्डर, उनका भी फार्मिंग इनकम ही गिना जाएगा, और उनको फिर पर्सनल में 1040 में शेड्यूल जे भरेंगे तो उनको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कॉरपोरेशन या एस कॉरपोरेशन को नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप को नहीं मिलेगा, एस्टेट को नहीं मिलेगा, ट्रस्ट को नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल्स को मिलता है। ठीक है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया, वेरी गुड। अभी एक लास्ट कंसेप्ट बचा है फार्मिंग इनकम में, फिर हमारा फार्मिंग इनकम खत्म होगी। एक कंसेप्ट है कि समझ लो कि मेरा काम ऐसा है कि मैं हर बार लाइक हर साल 100 बकरियां पालता हूँ, 100 बकरियां बेचता हूँ, 100 बकरियां पालता हूँ, मतलब ज़्यादा भी पालता हूँ लेकिन 100 बकरियां बेचता हूँ सिर्फ। 100 बकरियां, ये मेरा एवरेज है, ये मेरा लाइक नॉर्मल है, 100 या 110 उस रेंज में, 100 में। हाँ, बिकॉज वो मीट के लिए या वो सब चीज़ों के लिए मैं बेचता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेदर कंडीशंस बिगड़ जाती है, या तो सूखा पड़ जाता है, या तो फ्लड आ जाता है, या तो कुछ भी कारण से मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस नबड़ी हो जाती, वीक हो जाती है। तो अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, मेरे पास फीडिंग के लिए पैसा नहीं है, मतलब चारा खिलाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास टोटल 150 बकरी थी। मैं हर बार वैसे तो 100 ही बेचता हूँ, 50 को पालता हूँ, बड़ा मतलब हुस्ट पुस्ट करता हूँ अगले साल बेचने के लिए। लेकिन 150 बकरियों को मेरे को बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज वो 50 बकरियों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। या तो फिर मेरे को पैसे की बहुत ही ज़रूरत है, मेरे को वो 50 भी बेचना पड़ेगा। सो अगर ये वेदर रिलेटेड कुछ नहीं हुआ होता तो मैं नहीं बेचता, लेकिन उसकी वजह से ही मेरे को बेचना पड़ा।
तो वो जो 50 ऑब्वियसली मैंने रखा क्यों है, पालने के लिए। मैंने क्यों रखा है, पालने के लिए। पालने के। सो वो मेरा इनकम गिना जाएगा, या तो फिर कैपिटल गेन गिना जाएगा, जो भी गेन हुआ, क्योंकि मैंने वो बेचा तो कैपिटल गेन तो गिना ही जाएगा। सो अगर कैपिटल गेन या इनकम है तो वो इनकम और कैपिटल गेन आप पोस्टपोन कर सकते हो। कितने पे, एक्स्ट्रा जो आपने बेचा सिर्फ उस पे। लाइक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कितना बेचा, 50, तो वो 50 पे मैं अपना गेन या इनकम पोस्टपोन कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो आपको बुक करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। मतलब कोई भी फार्मर अपना गेन पोस्टपोन कर सकता है अगले साल तक, अगर उसने ज़्यादा चीज़ें बेची है ओनली ड्यू टू वेदर कंडीशन। और वेदर कंडीशन भी ऐसा नहीं आपने बोल दिया हो गया, वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ इलाका होना चाहिए कि भाई इस इलाके में ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे वेदर फ्लड आ गया था या कुछ भी हो गया था। अच्छा, इसके लिए आपको 4 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। एक तो मैंने बता दी कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये बता दिया होना चाहिए। एक है कि आपका मेन काम फार्मिंग होना चाहिए। मेन काम, प्रिंसिपल काम क्या होना चाहिए आपका, फार्मिंग। आप कैश मेथड यूज़ कर रहे होने चाहिए कि कौन सी मेथड, कैश मेथड। और तीसरा ये है कि आप ये चीज़ें नहीं बेचते अगर वेदर कंडीशंस नहीं होती, ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन रीज़न है। और चौथा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वो एरिया डेजिग्नेट किया होना चाहिए कि अगर इस एरिया में आप हो, दैट इज़ अफेक्टेड एरिया, डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि आपके पास 100 काप्स, काप्स मतलब गाय के बच्चे थे, आपके पास 135 थे, लेकिन आप हर बार कितने बेचते हो, सिर्फ 100। ड्राउट हुआ या कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपको 35 भी बेचने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है इन 35 को भी खिलाने के लिए। तो आपने कितने बेचे, 135। और एक काफ, एक बच्चे पे, एक उस पे आपका प्रॉफिट बनता था $900। कितना बनता था, 900। तो आप कितना गेन पोस्टपोन कर पाओगे, तो ऑब्वियसली जो 35 बेचा हमने, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 900, तो 31,500 का लॉस मैं क्या करूंगा, पोस्टपोन कर पाऊंगा। और ये गेन पे टैक्स मेरे को भरना आएगा नेक्स्ट ईयर। और टैक्स में आप वो बेनिफिट भी ले सकते हो एवरेजिंग का। क्लियर, समझ में आ गया। सो ये था आपका पूरा फार्मिंग इनकम, ये पूरा है आपका फार्मिंग इनकम। पढ़ लेना बहुत अच्छे से और रिवाइज करते रहना, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। क्लियर, थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेरीज है, यू कैन मेंशन डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी व्हेनेवर यू वांट टू नो। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो भी आपको और भी कंसेप्ट समझना है वो भी मेरे को कमेंट में बता देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जय हिंद।